हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुस्कान शर्मा। वेलकम टू द परचम क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे आपका मॉनसून इम्पैक्ट होता है यानी अफेक्ट होता है। वो चार मेजर फैक्टर्स हैं आपके या फिनोमिनन्स हैं: एल नीनो, ला नीना, इंडियन ओशियन डायपोल एंड मेडन जूलियन ऑसिलेशन। इन चारों पे हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ये ना कि सिर्फ इंडियन मॉनसून को इम्पैक्ट करते हैं बल्कि वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज के अलग अलग क्लाइमेट्स को भी इम्पैक्ट करते हैं। बट हमारी आज की क्लास में इन कॉन्सेप्ट्स को समझने पे फोकस रहेगा और दूसरा उनका क्या इम्पैक्ट होता है इंडियन मॉनसून के ऊपर, उस पर हम गौर फरमाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास के साथ। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड विद टुडेज क्लास, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अगर आप परचम पर नए हैं और आप आज की क्लास का पीडीएफ भी अवेल करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है। ओके, लास्ट क्लास में हमने मॉनसून को कवर किया था, तो दोनों ही क्लासेस का पीडीएफ आपको एक साथ ही अवेलेबल मिलेगा, अलग अलग नहीं होगा। अगर आपने मॉनसून वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं, क्योंकि उसे हमने कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया था, जैसा कि आज की क्लास में भी हम इन चारों कॉन्सेप्ट्स को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने वाले हैं। देयर इज अ वन लिटिल इंफॉर्मेशन मोर फॉर यू, ओके, दैट इज कि अगर आप ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा एक बैच है रिगार्डिंग योर एसएससी ज्योग्राफी ऑन परचम एप्लीकेशन, आप उसको अवेल कर सकते हैं। सिमिलरली परचम ने आपकी एसएससी की प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए एक जर्नल अवेयरनेस बैच भी लॉन्च किया है, विच इज टारगेटिंग योर 2024। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं: पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, स्टैटिक, जीके, जहां पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डाउनलोडेबल पीडीएफ्स, लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन, पीवाईक्यू डिस्कशन एंड इवन मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये थी इंफॉर्मेशन आपकी कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में जो परचम ने आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए स्टार्ट किए हैं। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे और इसको शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि चार मेजर फैक्टर्स की बात हमने करनी शुरू करी, तो हम सबसे पहला फैक्टर देखते हैं एल नीनो। तो पहले एल नीनो की निटिग्रिटीज में जाने से पहले उसको थ्योरेटिकली देखने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। एल नीनो दिखेगा कैसा, मतलब वो कौन सी कंडीशन होती है। देखिए, एल नीनो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आप ये पाएंगे कि पूरी दुनिया भर में किसी एक हिस्से में बहुत ज्यादा फ्लड लाइक सिचुएशन है तो वहीं दूसरे हिस्से में ड्रॉट लाइक सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन आपको एल नीनो की वजह से देखने को मिल सकती है। हाल ही में 2023 भी एक एल नीनो ईयर रहा था और 2024 भी एक एल नीनो ईयर रहेगा। ये आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने प्रिडिक्ट किया है। अब इसी के साथ समझना इंपॉर्टेंट है कि ये एल नीनो है क्या और ये किस तरीके से आपका इम्पैक्ट करता है वर्ल्ड के डिफरेंट क्लाइमेट्स को। तो एल नीनो जैसा जो आप इम्पैक्ट एल नीनो किसकी वजह से क्रिएट होता है, ये आपका फिनोमेना क्रिएट होता है जब आपका पैसिफिक ओशियन के अंदर टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से ये फिनोमेना क्रिएट होता है। एक्चुअल में ये सिर्फ ओशियन से रिलेटेड फिनोमेना नहीं है, ये फिनोमेना आपके ओशन और एटमॉस्फेयर दोनों की इंटरेक्शन से ओरिजिनेट होने वाला फिनोमेनन है। मतलब ये हुआ कि अभी मैं आपको समझा नहीं रही हूँ, सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। मतलब ये हुआ कि आपका ओशन के अंदर जब टेम्परेचर के अंदर चेंज होता है, चाहे वो आपका हाई टेम्परेचर हो जाए, एच टी इज योर हाई टेम्परेचर, या आपका लो टेम्परेचर हो जाए, एल टी इज योर लो टेम्परेचर, तो इसकी वजह से एटमॉस्फेयर में जो एयर की सर्कुलेशन है वो चेंज हो जाती है और एयर की सर्कुलेशन के चेंज होने की वजह से क्लाइमेट में बहुत जगह अलग अलग टाइप के इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। तो यही होगा आपके एल नीनो के अंदर। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें इतना तो समझ आ गया कि ये कॉन्सेप्ट आपका कहाँ लाया करता है, पैसिफिक ओशियन के अंदर हमारा ये फिनोमेना ऑफ एल नीनो ओरिजिनेट होता है। तो सबसे पहले पैसिफिक ओशियन की ही ज्योग्राफी को एक बार समझ लेते हैं। तो आप पैसिफिक ओशियन को देखिए, दिस इज योर पैसिफिक ओशियन, ठीक है, सबसे बड़ा ओशन है एंड दिस इज योर पैसिफिक ओशन। अगर मैं पैसिफिक ओशन की बात करूं तो हमें पता है ये नॉर्थ साइड हो गई, ये साउथ साइड, बिल्कुल आपको लेमन लैंग्वेज में समझाया जा रहा है, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट साइड हो गई, ठीक है। तो पैसिफिक ओशन की जो ईस्टर्न साइड है उस पे लाए करते हैं आपके कंट्रीज यानी कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका एंड हेयर इज योर साउथ अमेरिका, ठीक है, ओके। और जो आपके पैसिफिक ओशन के वेस्टर्न साइड है उस पर लाया करते हैं आपके कॉन्टिनेंट्स, जैसे कि यहाँ पे एशिया, यहाँ पे
आपके आइलैंड्स इंडोनेशिया एंड ऑल, एंड यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया, ये आपके, और इंडिया भी आपका पैसिफिक ओशियन की अगर मैं बात करूं तो कौन सी साइड पर है, वेस्टर्न साइड पर ही है, ईस्टर्न साइड पर नॉर्थ अमेरिका एंड सदर्न साइड पर आपका साउथ अमेरिका। देखा जाए तो ईस्टर्न साइड पे ये एक थोड़ी सी हिपोक्रेसी वाली बात हो गई कि ईस्टर्न साइड पर आपको कौन सी कंट्रीज है जिन्हें हम मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज बोलते हैं, हम नॉर्थ अमेरिका को वेस्टर्न कंट्री बोलते हैं, तो पैसिफिक ओशन के ईस्टर्न साइड पर आपकी वेस्टर्न कंट्रीज लाई करती हैं, हमारे वेस्ट में है इसलिए हम उनको वेस्टर्न कंट्रीज बोलते हैं। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ईस्टर्न साइड पर आपकी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंड योर वेस्टर्न साइड पर आपकी एशिया, इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया लाई करती है। तो ये बेसिक ज्योग्राफी समझ लेने के बाद, अब मैंने आपको ईस्ट वेस्ट क्यों समझाया है, बिकॉज इसी के बेस पे आपका ट्रेड विंड्स का कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, ठीक है, क्योंकि इसी पे हमें अपना ट्रेड विंड का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करना है। तो इस पूरी की पूरी क्लास में आपके दो ही फिनोमिनन्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो आपका हाई प्रेशर लो प्रेशर कैसे क्रिएट होता है और वहां पे आपकी टेम्परेचर की कंडीशंस क्या हो, वहां पे आपका रेनफॉल का क्या सिचुएशन होता है वो। तो दोनों के लिए एक बार अपना ब्रश अप कर लेते हैं, अपना कॉन्सेप्ट अंडर 5 मिनट्स की भाई आपका ये टेम्परेचर और प्रेशर का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो आपका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि जहां पर आपका हायर टेम्परेचर होगा, TH इज योर हायर टेम्परेचर, HT लिख सकता है इसको, ठीक है, वहां पर आपका लो प्रेशर की कंडीशन देखने को मिलेगी, और जहां पर आपका लो प्रेशर होगा वहां पर, सॉरी, जहां पर आपका लोअर टेम्परेचर होगा वहां पर आपको हायर प्रेशर की कंडीशंस देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो अब ड्रॉ कर लेते हैं इसको, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर भी बहुत डिटेल के अंदर समझाया था, फिर भी न्यू स्टूडेंट्स के लिए इसको एक बार 2 मिनट में समझ लेते हैं। लो प्रेशर है मतलब कि हाई प्रेशर, पहले हाई प्रेशर की कंडीशन देखते हैं। हाई प्रेशर की कंडीशन कब क्रिएट होती है आपकी, जब आपका टेम्परेचर क्या हो, कम हो। हाई प्रेशर तब क्रिएट होगा जब टेम्परेचर कम हो, क्योंकि दोनों एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हाई प्रेशर लग रहा है तो यानी कि आपकी एयर नीचे की तरफ आ रही है, डिसेंड कर रही है, सबसाइड कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एयर क्या हो जाती है आपकी, डिसेंड कर रही है, DESCEND, डिसेंड कर रही है। एयर जब नीचे की तरफ आएगी तो वो कॉन्टिन्यूसली कब तक नीचे आएगी, ये अगर आपका सरफेस तो इंटीरियर में तो चली नहीं जाएगी, अब ये मूव करती है किस तरफ, साइडवर्ड्स मूव करेगी, जितनी भी इसकी डायरेक्शन होंगी, इधर भी मूव करती है, इधर भी मूव करती है, तो हम दो ही डायरेक्शन दिखा सकते हैं बिकॉज वी आर स्टडिंग इन द 2D प्लेन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि ये दोनों तरफ मूव कर गई, ओके, ये आपकी हाई प्रेशर की थी, ये आपकी दोनों तरफ मूव कर गई, ओके। अब यहाँ पर जो आपकी एयर है वो नीचे की तरफ आ रही है, डिसेंड कर रही है, यानी कि कोई भी आपका क्लाउड की फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होती। तो जहां पर भी आपका हाई प्रेशर होगा वहां पे कोई क्लाउड की फॉर्मेशन नहीं होगी, और वहां पर आपका क्या होगा, कोई भी रेनफॉल लाइक सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी, देयर इज नो रेनफॉल लाइक सिचुएशन। वाइल जब आपका लोअर प्रेशर की अगर मैं बात करूं, तो लोअर प्रेशर के ऊपर क्या होता है, आपका अपोजिट होता है। लोअर प्रेशर के ऊपर आपकी एयर, यहाँ पे आपका टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, जिसकी वजह से एयर गर्म हो जाती है, और गर्म एयर यानी वार्म एयर क्या करती है, राइज करती है, ऊपर की तरफ उठेगी। अब वार्म एयर राइज करने के बाद कहां तक राइज करेगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक राइज करती है, और फिर क्या बना देती है, क्लाउड्स बना देती है, क्योंकि इस वार्म एयर के अंदर कुछ वाटर वेपर्स प्रेजेंट थे, जैसा कि हमने लास्ट क्लास के अंदर भी पढ़ा था। अब ये यहाँ पे क्या होने लग जाएगी, बारिश, यानी कि लोअर प्रेशर वाले एरिया ऐसे होते हैं जहां पे आपकी बारिश होती है, ये एयर कूल डाउन होकर क्या कर जाती है, सबसाइड, यानी कि नीचे की तरफ चली जाती है, ठीक है। तो इधर तो मैंने इसको गलत सबसाइड कर दिया, हाँ। तो ये अगर नीचे की तरफ जाएगी, तो नीचे की तरफ जहां पे भी जाएगी ये हाई प्रेशर क्रिएट करेगी, और हमें पता है हाई प्रेशर से फिर से मूव करने लग जाती है दूसरी तरफ। तो इस तरीके से आपकी एक साइकिल क्रिएट हो गई कि यहाँ पे अगर हाई प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर है, तो यहाँ से जाने वाली एयर आपकी इस तरीके से मूव करती है एक साइकिल के अंदर। लो प्रेशर के अंदर आपका रेनफॉल देखने को मिलता है, और हाई प्रेशर के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, बताइए। हाई प्रेशर के अंदर हमें देखने को कोई भी रेनफॉल नहीं मिलता। तो ये थी हमारी बेसिक कंडीशन, इसी के ऊपर आप पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे एल नीनो एंड ला नीना का, ठीक है। तो चलो बात करते हैं इसकी, गिव मी अ सेकंड, ओके। सो नॉर्मल कंडीशन, अभी अगर मेरे को एल नीनो और ना नीना एक अबनॉर्मल कंडीशन है, यहाँ पे वर्ड लिखा गया है अनयूजुअल, अनयूजुअल कंडीशन है, यानी ये तो नॉर्मल कंडीशन है नहीं। तो सबसे पहली जो हमारी काम आता है हमारे लिए वो ये है कि हम ये देख लें कि आपकी पैसिफिक ओशन के अंदर नॉर्मल कंडीशन क्या लाया करती है। ये तो दोनों ऐसी कंडीशन होगी जो अब नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन क्या होगी, नॉर्मल कंडीशन ये होती है कि आपका ये पेरू यहाँ पे आपका कंट्री लाया करता है, तो पेरू के कोस्ट पे आपका यहाँ पे वार्म वाटर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, वार्म वाटर इज प्रेजेंट ओवर हियर, ठीक है।
अब यहाँ से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास करती है, ठीक है, सॉरी ट्रॉपिक इक्वेटर भी पास करता है। यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट है, वार्म वाटर प्रेजेंट है। अब ये वार्म वाटर अगर आपका इधर की तरफ मूव करके यहाँ पे ईस्ट आपका कहाँ आ जाए, आपका ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट तक आ जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुझे ये बताइए। आपका वार्म वाटर यहाँ से मूव करके अगर आपका ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे आ जाए, ये था आपका, गिव मी अ सेकेंड, ये था आपका वार्म वाटर, ठीक है। यहाँ से मूव करके ये ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पर कंपाइल हो गए। अभी के लिए भूल जाओ कि ये मूव क्यों किया, भूल जाता है इस बात को, लेकिन ये मूव करके ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पर आकर इकट्ठा हो गया। अगर वार्म वाटर यहाँ से निकला है तो ऑब्वियस सी बात है नीचे से क्या होगा, आपका कूल वाटर कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ कि वार्म वाटर यहाँ से रिमूव आउट हो गए। यहाँ पे आप लाइन लगा के चलिए, ठीक है। तो वार्म वाटर अगर यहाँ से रिमूव हो गया, हम वार्म वाटर को रेड से शो करेंगे और कोल्ड वाटर को ब्लू से शो करेंगे। तो अगर वार्म वाटर यहाँ से यहाँ चला गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोल्ड वाटर आ जाएगा, ठीक है। कोल्ड वाटर आपका यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। कोल्ड वाटर कहाँ से आया है, नीचे से आया है। कोल्ड वाटर कहाँ से आया है, नीचे से आया है। और ये नीचे से जो उठ के ओशन के बॉटम से उठ के जो ऊपर कोल्ड वाटर आया है, बिकॉज मान लो ये आपका वार्म वाटर का लेयर था और नीचे आपका कोल्ड वाटर प्रेजेंट था। वार्म वाटर तो आगे चला गया ऑस्ट्रेलिया कोस्ट की तरफ, तो नीचे से कोल्ड वाटर अब ऊपर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली पेरू के कोस्ट पे अब क्या लाया कर रहा है, कोल्ड वाटर लाया कर रहा है, और ये नीचे से उठकर कोस्ट तक आया है, ऊपर तक आया है, ठीक है। तो जो ये फिनोमिनन होता है जहां पे आपका ओशन के बॉटम से आपका ठंडा पानी सरफेस पर आता है, ऊपर की तरफ आता है, इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, अपवेलिंग। क्या बोलेंगे, अपवेलिंग। क्या बोलते हैं, अपवेलिंग। अपवेलिंग होगी तो अगर आपके जो न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे प्रेजेंट थे ओशन के बॉटम के ऊपर या फिर ओशन के मिडल में, अब वो सारे भी क्या होंगे, सरफेस पे आ जाएंगे। अगर सरफेस पे ओशन के न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे तो आप मुझे बताइए यहाँ पर क्या हो जाएंगे, प्लांट्स वगैरह, फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे। प्लांट्स होंगे तो यानी फिशेज होंगी, फिशेज होंगी तो यानी कि यहाँ पे इस कोस्ट के ऊपर आपकी फिशरी जो इंडस्ट्री होगी वो बहुत अच्छी चलने वाली है, ठीक है। ये होता है आपका नॉर्मल कंडीशन के अंदर कि यहाँ पर आपका कोल्ड वाटर होता है, ठीक है। ये तो हमने सारा कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपका कोल्ड वाटर आ जाता है क्योंकि नीचे से आपका थ्रस्ट, नीचे से आपका पानी ऊपर आएगा। एक और चीज आपकी हेल्प करती है पानी को ऊपर से नीचे आने में, एक तो यहाँ से मूव कर गया इसलिए ऊपर आ जाता है पानी, दूसरा आपका नीचे से पानी ऊपर इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पर आपका फ्लो कर रहा होता है हम्बोल्ट करंट। कौन सा करंट, हम्बोल्ट करंट, या फिर इसको पेरू करंट भी बोलते हैं, जो कि एक ओशनिक करंट है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपका पानी यहाँ पे क्या हो जाता है, कोल्ड वाटर हो जाता है। चलिए अब इसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं, यहीं से अपना कंटिन्यू करते हैं। ये हमने समझ लिया कि अपवेलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, ओके। हमने अपवेलिंग का कॉन्सेप्ट देख लिया। तो लेकिन मैंने शुरू में बोला था यहाँ पे गर्म पानी था पेरू के कोस्ट पे, ये मूव करता करता आपका ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट तक आ गया। और मैंने बोला था अभी के लिए नहीं पूछ रहे हैं कि ये क्यों मूव कर रहा है, बट द रीजन इज ये मूव करता है, यहाँ से आपकी ट्रेड विंड्स चल रही होती हैं। क्या चल रही होती है, ट्रेड विंड्स। तो ट्रेड विंड यहाँ के हॉट वाटर को, पेरू के कोस्ट पे था हॉट वाटर, पेरू किस साइड लाई करता है, पैसिफिक ओशन के, दिस इज योर पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन के ईस्ट में। आपकी ट्रेड विंड कहाँ से मूव करती है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करती हैं। तो यहां से आपकी जो ट्रेड विंड्स थी वो आपके पानी को ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट की तरफ धकेल देती हैं और आपका सारा पानी को यहाँ पे सबमिट कर देंगी हॉट वाटर को। तो रिलेटिवली अब ये वाली जो पोजीशन हो गई, अब यहाँ पर इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट के ऊपर आपका यहाँ पर क्या हो गया, गर्म पानी की कंडीशन क्रिएट हो गई है। और जो दूसरा है यहाँ पे पेरू पे, यहाँ पर रिलेटिवली आपका कूल टेम्परेचर है, यानी ठंडा पानी है। अब जहां पर टेम्परेचर, आप मुझे बताओ, जहां पर आपका कोल्ड आपका वाटर है यानी कि टेम्परेचर आपका लो है, लो टेम्परेचर है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर इनवर्सली होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, आपकी हाई प्रेशर की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। और अगर यहाँ पर हाई प्रेशर की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी पेरू के कोस्ट पे, तो हाई प्रेशर की कंडीशन क्रिएट होने की वजह से हमें पता है कि हाई प्रेशर पे आपकी जो भी और क्या कहते हैं एयर है वो नीचे की तरफ सबसाइड करती है, वो नीचे की तरफ सबसाइड करती है, ऊपर की तरफ राइज नहीं करेगी। तो यहाँ पर आपको कोई भी रेनफॉल देखने को नहीं मिलती। बट अच्छा क्या हुआ पेरू, चिली और इक्वेडोर के लिए, अच्छा ये हुआ कि यहाँ पे अपवेलिंग की वजह से जो ऊपर पानी आया, उनकी फिशरी इंडस्ट्री बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है, वो लोग खुश हैं, ओके। अब ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट की अगर मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे यहाँ पे गर्म पानी आके इकट्ठा हो गया। गर्म पानी अगर यहाँ पे आके इकट्ठा हुआ है तो यानी कि मैं क्या बोलूंगी कि हाई टेम्परेचर है। हाई टेम्परेचर का मतलब क्या होता है कि लो प्रेशर वाली कंडीशन है।
और जब भी लो प्रेशर वाली कंडीशन होती है तो आप मुझे बताओ कि एयर लिफ्ट करती है सबसाइड करती है? लो प्रेशर की कंडीशन के अंदर एयर ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी, और अगर एयर ऊपर की तरफ जाएगी तो यहाँ पर क्या बनाएगी? क्लाउड्स की फॉर्मेशन करेगी। तो इसी वजह से जो आपका वेस्टर्न कोस्ट है यानी एशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इन सारे के सारे रीजन्स के अंदर क्या होती है आपकी अच्छी खासी आपको रेनफॉल देखने को मिलती है। ये इसका रीजन था। क्यों क्यों देखने को मिली हमें रीजन? और ये नॉर्मल कंडीशन के अंदर है, जब आपकी सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तब ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो अब जैसा कि मैंने बताया था, अब इस सेल को पूरा करते हैं। ओके, अब मैंने क्या बोला था, अगर यहाँ पे आपकी एयर सिंक कर रही है, एयर नीचे की तरफ जा रही है, तो अब ये स्प्रेड भी करेगी, इधर की तरफ गई और दूसरा इधर। आपकी मूव कहाँ से करेगी एयर? हाइयर प्रेशर से किसकी तरफ? लोअर प्रेशर की तरफ। हाइयर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ। अब ये यहाँ से एयर जो राइज हुई थी वो एक टाइम के बाद सिंक होना शुरू होगी, तो एक तो आपका इधर की तरफ मूव कर जाता है, तो ये डायरेक्शन हो गई, जो कि आपका फर्दर कहाँ सिंक करता है? हाइयर प्रेशर। और दूसरा आपकी ये वाली जो दूसरी आपकी इसकी आपकी जो आर्म थी एयर की, वो भी आपकी सिंक करती है, वो आपके इंडियन ओशन में यहाँ पे मेस्करीन के आसपास क्या करती है? आके कूल डाउन होके नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, सिंक करेगी। तो अगर ये सिंक करेगी तो यहाँ पे ये क्या क्रिएट करेगी? हायर प्रेशर क्रिएट करेगी। यहाँ पे कूल डाउन होने की वजह से क्या किया इसने? हायर प्रेशर क्रिएट करा, और फिर से आपकी जो एयर है वो इधर की तरफ लोअर प्रेशर की तरफ मूव करने लग जाएगी। तो ठीक है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर यहाँ पे तो आपकी क्या हो गई? नॉर्मल कंडीशन के अंदर पेरू के कोस्ट पे लोअर टेम्परेचर होने की वजह से प्रेशर ज्यादा था, तो यानी हायर प्रेशर है। हायर प्रेशर में कोई रेनफॉल नहीं होगी, लेकिन ठंडा पानी आने की वजह से यहाँ पे फिशरीज बहुत ज्यादा हो जाती है। बट अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया, एशिया, इंडोनेशिया की, तो यहाँ पे लो प्रेशर होने की वजह से बादल बन जाएंगे और ये वाला एरिया पे क्या हो जाएगी? रेनफॉल। तो इनके लिए भी अच्छा ही हुआ। इंडिया के, अब यहाँ पे जब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर लो प्रेशर था, तो अच्छा ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो लो प्रेशर था उसने हाई प्रेशर को स्ट्रेंथन किया। कहाँ पे? इंडियन ओशन के मेस्करीन हाई पे। इसकी वजह से क्या होता है, जब यहाँ पर प्रेशर होगा लो हाई, और यहाँ पर इंडिया के ऊपर हमने पिछली ही क्लास में पढ़ा था कि आईटीसीजेड की वजह से क्या होता है? लो प्रेशर होगा आपके जून जुलाई के टाइम पे। तो इस वजह से क्या होगा? बहुत फास्टली आपकी मूव क्या करेंगी? हायर प्रेशर से विंड्स लोअर प्रेशर की तरफ, और ये आपका क्या करेगी? इंडिया के मॉनसून को स्ट्रेंथन करेगी। ठीक है, इंडिया के मॉनसून को क्या करेगी? स्ट्रेंथन करेगी, यानी कि और ज्यादा इंक्रीज करेगी। तो मतलब जब किसी भी कंडीशन के अंदर जब यहाँ पर आपका हायर प्रेशर क्रिएट होगा और आपका ऑस्ट्रेलिया के ऊपर लोअर प्रेशर था, तो इंडिया का मॉनसून क्या हो रहा था? अच्छा। तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर इंडिया का मॉनसून अच्छा खासा आ जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी नॉर्मल कंडीशन। बट अब ये तो हमारी नॉर्मल कंडीशन होगी, अब एल की कंडीशन के अंदर क्या होगा वो देखते हैं। ये थी हमारी सारी नॉर्मल कंडीशन, बट एल की कंडीशन के अंदर ये सारा का सारा गेम पलट जाता है, चेंज हो जाता है। ओके, आगे बढ़ने से पहले ये बता दो, जो ये पूरी सेल बनी है आपकी एयर के सर्कुलेशन की, इस तरीके से जो आपका एयर सर्कुलेट कर रहा है, इसको बोलते हैं वॉकर सेल। क्या बोलते हैं? वॉकर सेल। बिकॉज दिस इज गिवन बाय गिलबर्ट वॉकर। गिलबर्ट वॉकर नाम के साइंटिस्ट ने इसको दिया था, डिस्कवर किया था, इसलिए इसको वॉकर सेल बोलते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। चलिए, अब हम बात करते हैं कि आपकी एल नीनो के टाइम पे क्या कंडीशन होगी। आपको पीडीएफ में जो मैप्स मिलेंगे, एक सेकेंड, हाँ, पीडीएफ में जो भी आपको स्पेस मिलेगा वहां पर आपको ये आपको एम्प्टी मैप्स मिलेंगे, जो आपको खुद से ही ड्रॉ करने हैं, ताकि कि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो। ठीक है, यहाँ हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, आप एम्प्टी मैप्स को खुद से फिल करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, आपके दिमाग में सेटल डाउन हो जाए। ओके, तो आपकी नॉर्मल कंडीशन क्या थी? नॉर्मल कंडीशन के अंदर पहले नॉर्मल कंडीशन आप मुझे बताओ कि यहाँ पे हमारा कोल्ड वाटर था। ठीक है, यहाँ पे हमारा हॉट वाटर था। अगर कोल्ड वाटर है तो टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा, यानी कि प्रेशर क्या था? यहाँ पर हाई था। और आपका नॉर्मल कंडीशन के अंदर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? लो प्रेशर हो जाएगा, और यहाँ पे फिर से हाई प्रेशर। इस तरीके से हमारी नॉर्मल कंडीशन लाई कर रही थी। ठीक है, कि हाई प्रेशर में आपकी एयर यहाँ आ रही है, फिर यहाँ से राइज कर रही है, इधर की तरफ जाएगी, यहाँ पर सबसाइड करेगी। ये था आपकी नॉर्मल कंडीशन। बट क्या हो, ये लोअर प्रेशर यहाँ आ जाए और ये यहाँ आ जाए। ठीक है, इस केस में होती है आपकी कंडीशन एल नीनो की। अब सिचुएशन ये कैसे क्रिएट होगी देख लेते हैं, कैसे क्रिएट होगी ये सिचुएशन। क्या होता है
कि मैंने बताया था कि शुरू में पेरू के कोस्ट के पास गर्म पानी प्रेजेंट था। ये पेरू के पास का जो गर्म पानी है, ये आपका सिर्फ और सिर्फ ट्रेड विंड्स की वजह से, पुश करने की वजह से ही आपका ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट तक आया था। क्या हो कि ट्रेड विंड्स जो हैं वो वीक हो जाएं, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएं और ये यहाँ के गर्म पानी को यहाँ तक धकेल ही ना पाए। तो अगर यहाँ तक गर्म पानी को नहीं धकेल पाएंगी, सॉरी, है ना, तो फिर आपका क्या हो जाएगा कि ये वाला जो एरिया है पेरू के कोस्ट वाला, वहीं पर रिलेटिवली वार्मर वाटर रहेगा और इसके कंपैरेटिवली ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पर क्या हो जाएगा, कूलर वाटर, क्योंकि यहां से तो आपका जो हॉट वाटर है वो यहां तक आया ही नहीं, क्योंकि ट्रेड विंड्स क्या हो गई, वीक हो गई। अब ट्रेड विंड्स क्यों वीक हो गई, उसका कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है। साइंटिफिक्स आर साइंटिस्ट भी अभी इसको डिस्कवर कर रहे हैं। और ये जो आपका सर्कुलेशन बताया मैंने कि भाई ट्रेड विंड वीक हो जाती है और जो ये गर्म पानी है पेरू के कोस्ट से वो ऑस्ट्रेलिया तक नहीं ले जा पाती, ये होता है आपका 4 से 7 साल के साइकिल के ऊपर। ठीक है, ओके। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन चल रही होती है, 4 से 8 साल की साइकिल पे ऐसा होता है कि भाई आपकी ट्रेड विंड्स वीक हो जाती हैं और वो आपका ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट तक वार्म वाटर को नहीं ले जा पाती पेरू से। तो यहाँ पर कोई भी अपवेलिंग नहीं होगी। अगर यहाँ से गर्म पानी ही नहीं हटेगा पेरू के कोस्ट से, तो क्या आपको लगता है कि नीचे से ओशन से ऊपर तक कोई पानी आएगा ठंडा? नहीं आएगा। कोई अपवेलिंग नहीं हो रही, तो पेरू के साथ क्या होगा? पेरू की कंडीशन उस टाइम पे क्या हो जाएगी? उनकी कंडीशन ये होगी कि उन्हें यहाँ पर आपका लेस ऑफ क्या कहते हैं, अगर कोई भी आपका ऊपर पानी नहीं आ रहा तो कोई न्यूट्रिएंट्स ऊपर की तरफ नहीं आएंगे, कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं आएंगे तो और ज्यादा प्लांट्स की ग्रोथ नहीं होगी, और ज्यादा प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी तो फिशरीज की ग्रोथ नहीं होगी। तो इस टाइम पे, एल नीनो के टाइम पे, पेरू, इक्वाडोर, चिली, ये कंट्रीज बहुत ज्यादा इनकी जो फिशेस की इकोनॉमी है वो फेस आपके एडवर्स इम्पैक्ट को फेस करती है। क्लियर है? ओके। तो अब बात कर रहे थे हम अभी इसी कॉन्सेप्ट को आगे समझ लेते हैं कि एल नीनो से पेरू पे तो हमने देख लिया कि किस तरीके से इस पे इम्पैक्ट होने वाला है। देखते हैं बाकी जगह पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो अगर यहाँ पर आपका टेम्परेचर क्या था, आपका हायर टेम्परेचर था, तो यहाँ पर प्रेशर कैसा क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। जबकि यहाँ पर आपका जो ऑस्ट्रेलिया का कोस्ट है, यहाँ पर आपका प्रेशर कैसा हो जाएगा, टेम्परेचर अगर लो टेम्परेचर था तो यहाँ पर आपका हायर प्रेशर की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर? ओके, तो हायर प्रेशर की कंडीशन क्रिएट हो गई। हमें पता है कि एयर आपकी हायर लोअर प्रेशर के अंदर क्या करती है, सिंक, सॉरी 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 सॉरी, एयर आपकी लोअर प्रेशर पे क्या करती है, राइज करती है, ऊपर की तरफ उठेगी, बादल बनाएगी। तो बादल बनाएगी तो यहाँ होगी बारिश। तो चिली, इक्वाडोर और नॉर्थ अमेरिका वाले केसेस के अंदर एक्सेस में क्या हो जाती है, रेनफॉल हो जाती है, बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होगी। हैवी रेनफॉल होने की वजह से इन कंट्रीज के अंदर इस टाइम पे फ्लड लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। कौन सी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, फ्लड लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो ये ऊपर की तरफ आपका एयर राइज करी थी। अब एयर राइज करने के बाद किसी एक पॉइंट के बाद वो क्या करती है, कूल डाउन होके नीचे की तरफ सेटल भी होगी, कूल डाउन होके नीचे की तरफ सेटल होती है और आपकी एयर मूव करती है हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो इस तरीके से आपकी सेल कंप्लीट होगी। तो अगर यहाँ पर आपकी एयर क्या कर रही है, नीचे की तरफ सबसाइड कर रही है ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे, तो यानी कि यहाँ पर कोई भी रेनफॉल नहीं होती है, नो रेनफॉल। तो ये वाला जो कंप्लीट रीजन आप देख रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया हुआ और एशिया की ये कंट्रीज, इस टाइम पे इन लोगों को सूखे वाली कंडीशन देखने को मिलती है, यानी कि ड्रॉट लाइक कंडीशन दे यूज टू फेस। मतलब अच्छा नहीं हो रहा है इन लोगों के साथ, है ना। देखो चिली और पेरू के साथ भी अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि उनकी एक्सेसिव रेनफॉल से एक तो फ्लड क्रिएट हो गई, दूसरा उनकी अपवेलिंग नहीं हुई, तो उनकी वहां पे इंडस्ट्री इंपैक्ट हो गई फिशरीज की। सिमिलरली हायर प्रेशर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर क्रिएट होने की वजह से जो आपकी ये कंट्रीज थी, एशिया वाली कंट्रीज थी, यहाँ पे कोई भी रेनफॉल नहीं होती है। तीसरा क्या होगा, इसका इंडियन मॉनसून के ऊपर एल नीनो का क्या इम्पैक्ट होने वाला है। एल नीनो का इम्पैक्ट ये होगा कि आपका यहाँ से जब यहाँ पे आपका एयर सबसाइड कर रही है तो ये मूव करेगी इधर की तरफ, एयर सबसाइड कर रही है तो मूव करेगी लोअर प्रेशर की तरफ। तो ये क्या करती है, यहाँ पे मेस्करीन पे इसको हाई प्रेशर क्रिएट करना चाहिए था, क्योंकि इंडिया के यहाँ पे लो प्रेशर है, बट ये हाई प्रेशर ना क्रिएट करते हुए ये यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से यहाँ पे भी लो, यहाँ पे भी लो, तो मूवमेंट ऑफ एयर इजीली नहीं हो पाएगा। और ये इम्पैक्ट करता है इंडिया के मॉनसून को। क्या इम्पैक्ट करेगा, इंडिया के मॉनसून को। इंडिया का मॉनसून तो तब अच्छा हो रहा था ना जब यहाँ पे लो प्रेशर की बजाय क्या होता, आपका हायर प्रेशर होता, तो आपकी ट्रेड विंड्स जल्दी से फटाफट से जो साउथ वेस्ट विंड्स थी
वो आपकी लो प्रेशर की तरफ इंडिया की तरफ जाती है। बट इस केस के अंदर यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से इंडिया का मॉनसून क्या हो जाता है, वीक। तो यहाँ पर इंडिया के भी बारिश में इफेक्ट आया, यहाँ पर भी बारिश में इफेक्ट आया, और यहाँ पर आपकी एक्सेस में रेनफॉल हुई। तो ये था आपका सारा का सारा एल नीनो का कॉन्सेप्ट। तो एल नीनो में हमने क्या देखा कि हुआ क्या, यूजुअल टाइम के ऊपर जो आपका ये पैसिफिक ओशियन था, ये पैसिफिक ओशन का ईस्ट हो गया, ये पैसिफिक ओशन का वेस्ट हो गया। तो पैसिफिक ओशन के ईस्टर्न पार्ट के ऊपर अनयूजुअली आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर गया। वैसे तो ये टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता, क्योंकि ये गर्म वाटर आपका कहाँ चला जाता है, ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट तक चला जाता है। बट एल नीनो वाले साल के अंदर यहाँ पर जो ईस्टर्न कोस्ट है आपका, वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, हाइयर टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी कंडीशन क्रिएट होती है। तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर तो हमने देखा था कि, अब ये आप यहाँ से रीड आउट कर लेंगे कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या था, ठीक है। और ये था आपका एल नीनो के कंडीशन के अंदर आपका जो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाइयर हो जाएगा 2 से 3 डिग्री। कौन से साइड में, ईस्टर्न पैसिफिक की साइड में। और वेस्टर्न पैसिफिक के साइड में जो आपका टेम्परेचर हो जाता है, वो क्या हो जाता है, आपका लो टेम्परेचर की कंडीशन क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, हाई प्रेशर होगा और कोई भी आपकी रेनफॉल नहीं होगी। क्लियर है। चलिए, तो अब देख लेते हैं कि एल नीनो के इम्पैक्ट्स क्या हैं, एक बार इसको डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। एल नीनो के इम्पैक्ट्स ये हैं कि एल नीनो हैवी रेनफॉल कराता है। कौन से कंट्रीज में हैवी रेनफॉल कराया था, साउथ अमेरिका वाले कंडीशन में और नॉर्थ अमेरिका। यानी कि जो साउथ अमेरिकन कंट्री जैसे पेरू, अर्जेंटीना, ब्राजील, इनके अंदर बहुत ज्यादा रेनफॉल हो जाती है एल नीनो की वजह से, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, आपका गर्म पानी ज्यादा आके इकट्ठा हो जाता है, सॉरी हॉट वाटर आपका यहाँ पे ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी एयर राइज करेगी, क्लाउड होंगे और यहाँ पे बारिश होगी। तो इन कंट्रीज में बहुत ज्यादा एक्सेसिव रेनफॉल देखने को मिलती है, फ्लडिंग हो जाएगी, फ्लडिंग की वजह से लैंडस्लाइड होगा, सॉइल इरोजन होगा। और यही लैंडस्लाइड अगर कोस्ट पे, किसके कोस्ट पे हो, आपकी कोस्टल एरियाज के अंदर हो, तो वो सुनामीज तक को ट्रिगर कर सकते हैं। यानी कि जो छोटी सी चीज एल नीनो दिख रही थी कि भाई सिर्फ और सिर्फ आपका या तो बहुत ज्यादा बाढ़ लाती है या सूखा आता है किसी रीजन के अंदर, सिर्फ ऐसा नहीं होता, वो लैंडस्लाइड और सुनामीज जैसी भी आपके डिजास्टर्स कॉज कर सकती है। दूसरा, आपके एल नीनो की वजह से क्लाइमेट के ऊपर ये प्रभाव पड़ा कि आपका मॉनसून वीक हो गया। क्यों हो गया मॉनसून वीक, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर लो प्रेशर होता है और यहाँ पर हमें ओशन पे हायर प्रेशर चाहिए होता है। बट एल नीनो की वजह से ये जो हाई प्रेशर है, ये क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। इस वजह से इंडिया का मॉनसून वीक हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में भी हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी हाई प्रेशर क्रिएट होने की वजह से कोई बारिश नहीं हो पाती, और बारिश नहीं हो पाती है, और ये एक ट्रॉपिकल कंट्रीज में से आता है, तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या हो जाता है, बुश फायर्स यानी कि जंगलों में आग लग जाती है और बहुत ज्यादा वाइल्ड फायर्स भी क्रिएट हो जाती है। इसके अलावा जो इम्पैक्ट होता है एल नीनो का, वो ये है कि वो फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन्स को इंक्रीज कर देता है पैसिफिक ओशन में, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया है। टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा वैसे ही आपके साइक्लोन्स का नंबर भी इंक्रीज होगा, क्योंकि साइक्लोन्स क्या होते हैं, दीज आर द लो प्रेशर जोन्स। ठीक है। एनवायरमेंटल लेवल पे अगर मैं एल नीनो के इम्पैक्ट देखूं, तो वो है कि इसकी वजह से आपका जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। अगर पैसिफिक ओशन में एक जगह पे आपका पेरू के आसपास, अब पहले तो क्या हो रहा था, पेरू से आपका ऑस्ट्रेलिया तक चला जाता था आपका टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। अब क्या है, आपका टेम्परेचर सिर्फ पेरू कोस्ट पे ही ज्यादा बढ़ गया है, तो पैसिफिक ओशन का जो ईस्टर्न मार्जिन है, उस पे टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से और ज्यादा हीट एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज होगी, उसकी वजह से होगी ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है। अब जब जब बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है, ठीक है, तो उसकी वजह से आपकी कोरल ब्लीचिंग भी होती है। कोरल क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं, इन्हें आप रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशंस भी बोलते हैं। इनके अंदर बहुत सारे आपके प्लांट्स, एनिमल्स, बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे रहती है। तो जो कोरल ब्लीचिंग भी आपको देखने को मिलती है, लाइक योर ग्रेटर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इसके वजह और भी एक रीजन है, अब जब रेनफॉल नहीं हो रही, हमें पता है एल नीनो के टाइम पे ऑस्ट्रेलिया हुआ, एशिया हुआ, इंडोनेशिया हुआ, इन रीजन्स के अंदर रेनफॉल नहीं होती। रेनफॉल नहीं होगी तो आप ये बताओ मेरे को, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो डैम्स से और जो पानी से जो आपकी बिजली बन रही थी, वो नहीं बन पाएगी, क्योंकि रेनफॉल तो हुई नहीं। और रेनफॉल नहीं हुई और पानी से बिजली नहीं बन रही, तो बिजली तो हमें चाहिए अपने डेली यूज के लिए, तो हम क्या करेंगे, और ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स का यूज करेंगे, और जितना ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स का यूज करेंगे, उतना ही ज्यादा हम ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्रीज करेंगे। फिर से हम क्या कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये सारे थे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स। इसके अलावा आपकी मरीन लाइव्स भी इंपैक्टेड होती हैं। अगर किसी एरिया का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो ये बताओ हर कोई मरीन ऑर्गेनिज्म क्या इतने हायर टेम्परेचर में सर्वाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो डाई हो जाएंगे। कोई अब पेलिंग नहीं होती इस एरिया के अंदर।
थर्ड है आपका इकोनॉमिक इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ एल नीनो। एल नीनो की वजह से जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होते हैं, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर इम्पैक्ट हो जाता है, आपकी फसलों पे इम्पैक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि मॉनसून आपका बहुत कम हुआ है और इंडिया का जो एग्रीकल्चर वो मॉनसून डिपेंडेंट है, तो वो होगा। आपका लाइफ स्टॉक्स, अब आपके जो जीव जंतु हैं, जितने भी आपके कैटल्स हैं या फिर और हैं, वो किसके ऊपर निर्भर करते हैं? जो आपका एग्रीकल्चर यानी कि ग्रास लैंड होनी चाहिए। अब बारिश नहीं होगी तो ग्रास लैंड कहाँ से होगी? ग्रास लैंड नहीं होगी तो लाइफ स्टॉक यानी मिल्क की प्रोडक्शन पे भी इम्पैक्ट होगा। और जब बहुत ज़्यादा कम पैदावार हो रही है, आपकी एग्रीकल्चर बहुत कम हो रही है, आपका दूध, दही और ये सब चीज़ें भी कम हो रही है, लाइव स्टॉक से भी प्रोडक्शन कम हो रही है, तो इन चीज़ों के दाम बढ़ जाएँगे, इंक्रीज़ इन प्राइसेज़ होगा। और फ्लड लाइक सिचुएशन की वजह से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी डैमेज होता है। तो ये सारे थे आपके इम्पैक्ट्स ऑफ योर एल नीनो, कि किस तरीके से वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को इम्पैक्ट करता है। तो इसके अंदर आपको समरी दी गई है एल नीनो के इम्पैक्ट्स की, कि भाई वेस्टर्न साइड पे क्या इम्पैक्ट करता है और ईस्टर्न साइड पे क्या इम्पैक्ट करता है। दिस यू कैन रीड बाय योरसेल्फ, क्योंकि मैंने समराइज कर दिया है सारा, दोबारा रिपीट करने का कोई पॉइंट यहाँ नहीं बनता। चलिए अब नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं, ला लीना वाली कंडीशन। ठीक है, जो ला लीना वाली कंडीशन है ये गुड कंडीशन है, इट इज गुड, इट इज गुड फॉर इंडियन मॉनसून। तो ये क्या करती है, लानीना वाली कंडीशन जो नॉर्मल कंडीशन थी उसको स्ट्रेंथन करती है। क्या करती है? उसको स्ट्रेंथन। हमने देखा था अभी तक कि जो एल नीनो है वो क्या करता है, जो नॉर्मल कंडीशन थी आपकी पैसिफिक ओशन में, उसका बिल्कुल क्या है, रिवर्स है। मतलब एल नीनो में तो जहां लो प्रेशर था वहां हाई हो जाता है, जहां हाई था वहां लो हो जाता है, बट ला लीना की कंडीशन के अंदर जहां पे नॉर्मल कंडीशन में हाइयर प्रेशर था वहां और ज्यादा हाइयर हो जाता है, जहां पे लोअर था वहां और लोअर हो जाता है, और इस वजह से सब जगह आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है। तो एक बार देख लेते हैं क्विकली। जैसा कि मैंने बताया था, नॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या होगा कि आपका जो हॉटर वाटर होगा पेरू के कोस्ट से, वो क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट तक जाके सबमिट हो जाएगा। ठीक है, यही बात करी थी हमने, तो मैं डायरेक्ट बनाती हूँ कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे आपका पानी इकट्ठा हो गया है, हॉट वाटर, और यहाँ पे आपका कोल्ड वाटर किससे आया था, अपवेलिंग से, नीचे से। ये नॉर्मल कंडीशन की बात थी। और ला नीना भी क्या करता है, नॉर्मल कंडीशन को ही और स्ट्रेंथन करता है। इसका मतलब क्या है कि अब तक जो ट्रेड विंड्स की वजह से थोड़ा बहुत पानी इधर ऑस्ट्रेलिया तक गर्म जा रहा था, अब ट्रेड विंड्स इतनी स्ट्रांग हो गई हैं कि पूरे के पूरे हॉट वाटर को यहाँ पर सबमिट कर देती हैं, यानी कि और ज्यादा हायर प्रेशर क्रिएट करेंगी। यहाँ पर क्या करेंगी, सॉरी, और ज्यादा लोअर प्रेशर क्रिएट करेंगी, और ज्यादा यहाँ पर टेम्परेचर हाई कर देंगी। यहाँ पे और ज्यादा टेम्परेचर हाई होगा तो एक्सट्रीमली लो प्रेशर हो जाएगा, यहाँ पर एक्सट्रीमली हाई प्रेशर हो जाएगा। अगर यहाँ पर लो प्रेशर है, एयर राइज करेगी, क्लाउड्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, यहाँ पे क्लाउड्स की फॉर्मेशन होगी, बारिश होगी। एयर राइज करने के बाद क्या करती है, कहीं ना कहीं जाके सबसाइड करेगी, तो फिर से हाई प्रेशर क्रिएट होगा और एयर मूव करेगी हायर टू लोअर प्रेशर। अब यहाँ पर अगर हाई प्रेशर क्रिएट हुआ है इंडियन ओशन के अंदर, तो ऑब्वियसली वो आपके इंडियन मॉनसून को अच्छा करने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपका लो प्रेशर होता है। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। और यहाँ पे आपका अगर लो प्रेशर, यहाँ पे आपका हाई प्रेशर था पेरू के कोस्ट पे, तो एयर नीचे की तरफ जाएगी, सबसाइड करेगी, यहाँ कोई रेनफॉल नहीं होगी, बट अपवेलिंग बहुत अच्छी खासी होगी और एयर आपकी फिर से मूव करेगी इस तरीके से। तो ये आपकी पॉजिटिव जो आपकी नॉर्मल कंडीशन थी, उन्हीं को जब स्ट्रेंथन कर दिया जाए और बेटर बना दिया जाए, तो आपका क्या कंडीशन होती है, ला नीना की कंडीशन होती है। तो ला नीना की कंडीशन में पेरू के कोस्ट के ऊपर अपवेलिंग होती है, यहाँ पे कोई फ्लड्स नहीं देखने को मिलती। ऑस्ट्रेलिया, एशिया, इंडोनेशिया, इन सब एरियाज में बारिश होती है और इंडिया का मॉनसून भी अच्छा खासा जाता है। तो दिस वाज अबाउट योर लानीना। तो ये लानीना के इम्पैक्ट दे रखे हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन के ऊपर। ये आप इस अपने डायग्राम में फिल आउट करेंगे ताकि कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। चलिए, इफेक्ट्स भी हमने देख लिए, इसको आप अपने आप रीड कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने बता दिया कि ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर क्या इफेक्ट होंगे और वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर क्या इफेक्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो कॉन्सेप्ट है वो है इंडियन ओशियन डायपोल। अब हमने एल नीनो ला नीना ये तो देख लिया, अब ये इंडियन ओशियन डायपोल क्या है। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है, जैसे कि आपका एल नीनो एंड ला नीना जो आपके फिनोमिनन थे, वो किससे बिलोंग करते थे, वो थे आपके फिनोमिनन पैसिफिक ओशियन के। ये है आपका टेम्परेचर की कंडीशन जब चेंज हो जाए किसके अंदर, इंडियन ओशियन के अंदर। एल नीनो ला नीना में टेम्परेचर की कंडीशन कहाँ चेंज हो रही थी, पैसिफिक ओशियन के अंदर। इंडियन ओशन डायपोल में टेम्परेचर की कंडीशन कहाँ चेंज होगी आपकी, इन योर इंडियन ओशन। तो ये है आपका पूरा, पहले एक बार इंडियन ओशन को डिमार्केट कर लेते हैं। तो ये जितना भी इंडिया के नीचे है ये है आपका इंडियन ओशियन। ठीक है, हियर इज योर इंडियन ओशन। अगर मैं बात करूं इसमें, दिस इज योर बे ऑफ, एक सेकेंड, दिस इज योर बे ऑफ बंगाल एंड दिस इज योर अरेबियन सी। ये है आपका इंडियन ओशन की कंडीशन।
अब बोल रहा है कि इसके अंदर हो जाए क्रिएट डाइपोल। डाइपोल का मतलब होता है दो पोल्स, यानी दो ओपिनियन। दो ओपिनियन क्या, यानी कि दो टेम्परेचर क्रिएट हो जाए। अभी तो मेरे को यहाँ पे एक ही नॉर्मल टेम्परेचर दिख रहा है, व्हाटसोएवर इट इज, ठीक है। तो ये जब एक ही नॉर्मल टेम्परेचर है, कोई ऐसे टेम्परेचर का डिवीजन नहीं है कि भाई आधी जगह बहुत हायर टेम्परेचर है, आधी जगह बहुत लोअर टेम्परेचर है, पूरे के पूरे इंडियन ओशन के अंदर एक एवरेज टेम्परेचर है। इस कंडीशन को तो बोलते हैं आप न्यूट्रल। क्या कंडीशन बोलेंगे? न्यूट्रल इंडियन ओशियन डाइपोल कंडीशन बोलेंगे, ठीक है। बट अगर यही कंडीशन आपकी ऐसा हो जाए कि भाई आपके एक ब्रांच के अंदर यानी अरेबियन सी के अंदर बहुत ज्यादा आपका हायर टेम्परेचर हो जाए और बे ऑफ बंगाल के अंदर लोअर टेम्परेचर हो जाए, मतलब कि दो पोल्स बन जाए, अलग अलग हो जाए, कि ये वाला हिस्सा आपका बहुत ज्यादा गर्म, ये वाला हिस्सा आपका हॉट हो जाए और ये कोल्ड रहे, तो दो वेरिएशन हो गई ना, इसी को बोलते हैं डाइपोल। तो ये अगर क्रिएट होती है तो उसकी वजह से भी आपका मॉनसून इंपैक्ट होता है। तो इस बेसिस पे आपकी इंडियन डाइपोल हो सकती है दो, एक होती है आपकी पॉजिटिव डाइपोल एंड अनदर वन इज योर नेगेटिव डाइपोल। तो देख लेते हैं इसका क्या मतलब है, ठीक है। पॉजिटिव डाइपोल जब होगी तो वो आपका मॉनसून को क्या करता है, इंटेंसिफाई करता है, ठीक है। पॉजिटिव डाइपोल के केस के अंदर क्या है, देखिए लोअर प्रेशर है ना, यहाँ पर आपका लोअर प्रेशर क्रिएट होता है, लोअर प्रेशर है यानी कि यहाँ पर हायर टेम्परेचर, ठीक है। चलिए, पॉजिटिव डाइपोल के अंदर आपकी सिचुएशन ये होती है कि जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन होता है, सॉरी और अरेबियन सी वाला रीजन, ये वाला इसका एरिया का जो टेम्परेचर होता है वो ज्यादा हायर हो जाता है। क्या हो जाता है टेम्परेचर इसका? हायर। और जो दूसरा है आपका बे ऑफ बंगाल, इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है आपका? लोअर होता है। इसका टेम्परेचर क्या होगा? लोअर। अब पॉइंट को समझिए, यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल सॉरी अरेबियन सी का टेम्परेचर हायर हो गया, बे ऑफ बंगाल का टेम्परेचर क्या है? लो, ठीक है। लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर मीन्स लो प्रेशर, लो टेम्परेचर मीन्स हाई प्रेशर। अब सवाल उठेगा आपके दिमाग में कि क्यों भाई यहाँ पे हाई टेम्परेचर क्यों हो गया? बताते हैं क्यों हो गया। देखो, एक तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर का कारण ये है कि देखो ये वाला पूरा लैंड से घिरा हुआ है, ये वाला एरिया लैंड से घिरा हुआ है, ठीक है। यहाँ वाले एरिया के अंदर लैंड कम है। दूसरी बात क्या है, आपको पता है कि यहाँ पे आपका हॉट वाटर प्रेजेंट था और ये हॉट वाटर आपका ट्रेड विंड्स की वजह से मूव करता करता ऑस्ट्रेलिया तक आ गया था। ऐसा भी तो हो सकता है कि ट्रेड विंड्स इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो कि वो आपके पानी को ऑस्ट्रेलिया तक नहीं, वो कहाँ ले आए? अफ्रीका के दिस साइड यानी इंडियन ओशियन में अरेबियन सी की साइड ले आए, ठीक है। तो ये सिचुएशन भी आपकी क्रिएट हो सकती है और वही सिचुएशन क्रिएट होने की वजह से यहाँ वाला एरिया में हायर टेम्परेचर, यहाँ वाले में लोअर। अब यहाँ जब हायर टेम्परेचर होगा तो यानी लोअर प्रेशर। अब मैं इसको डायरेक्टली लिखूंगी, ठीक है, ताकि कि आपको समझ आए। ओके, तो मैंने बोला कि इस एरिया के अंदर, गिव मी अ मिनट, इस एरिया के अंदर आपका क्या हो जाता है, हम्म, तो इस एरिया के अंदर आपका लो प्रेशर यानी कि हायर टेम्परेचर हो गया और यहाँ पे आपका हायर प्रेशर क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर अगर लो टेम्परेचर है तो मेरे को बताओ यहाँ पर क्या होगा? रेनफॉल बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। तो आप यहाँ से क्लियर क्लियर देख सकते हैं कि लो प्रेशर यानी कि ये पॉजिटिव डायपोल की कंडीशन में जब आपका अरेबियन सी के ऊपर लो प्रेशर क्रिएट होता है तो आपका यहाँ पर भी एक्सेसिवली रेनफॉल होता है। और यहाँ पर जब लो प्रेशर क्रिएट हुआ है तो इंडिया का जो ये वाला यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होना था ना, उसको भी ये स्ट्रेंथन करेगा। कैसे स्ट्रेंथन करेगा? आप बोलोगे कि मैम आपने तो बताया था कि यहाँ पे हाई प्रेशर होगा ना जितना, उतनी ही ज्यादा आपकी विंड्स यहाँ से यहाँ मूव करेगी। बट इस केस के अंदर ऐसा नहीं है। देखो इस केस के अंदर एक्सेप्शन कैसे है, इस केस के अंदर ये है कि आपके यहाँ से साउथ वेस्ट विंड्स आ रही है, तो जितना लो प्रेशर होगा ये इस लो प्रेशर को इधर की तरफ लेके जाएंगी और उतनी ही ज्यादा इंडिया के अंदर रेनफॉल क्रिएट कराएंगी। यानी पॉजिटिव डायपोल के अंदर आपका इंटेंसिटी ऑफ मानसून क्या करती है? इंक्रीज करती है इंडियन ओशन में, ठीक है। जबकि दूसरा केस देख लेते हैं आपका, ये आपकी पॉजिटिव मॉनसून हो गई। इसमें आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी इंक्रीज करते हैं, अरेबियन ब्रांच स्ट्रेंथन हो जाती है, ईस्टर्न पैसिफिक कोस्ट हमने देखा कि जो ईस्टर्न अफ्रीकन कोस्ट है वहां पे भी रेनफॉल आपकी बहुत ज्यादा होती है और इसकी वजह से लॉकस्ट भी आपके बहुत ज्यादा ब्रीड करते हैं। लेकिन दूसरी साइड ऑस्ट्रेलिया में क्या हो जाती है, यहाँ पे उस टाइम पे फायर्स देखने को मिलेंगी। क्यों देखने को मिलेंगी? क्योंकि अभी तो मैंने आपको बताया है, फायर्स इसलिए देखने को मिलती हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाले इस एरिया के अंदर आपका जो कंप्लीटली था, यहाँ पे आपका क्या हो गया था? लो प्रेशर, सॉरी हाई प्रेशर क्रिएट हो गया था क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर लो था। और जब हाई प्रेशर क्रिएट होता है तो आपकी एयर नीचे सबसाइड करती है और यहाँ पे रेनफॉल नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में जब इंडिया के अंदर पॉजिटिव आईओडी होगा तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होती है? रेनफॉल नहीं हो पाएगी और ड्रॉट लाइक कंडीशन और बुश फायर्स हमें देखने को मिलेंगी।
अब नेगेटिव आईओडी की बात कर लेते हैं। नेगेटिव आईओडी में केस को रिवर्स कर दो, ये वाली जो कंप्लीटली ब्रांच थी बे ऑफ बंगाल ब्रांच, इसमें टेम्परेचर ज्यादा होगा, और जो आपकी ये वाली ब्रांच है यानी कि और अरेबियन सी वाली ब्रांच, ये आपकी कूलर होगी। ठीक है, रीजन सेम कि आपकी जो ट्रेड विंड्स है वो हॉट वाटर को यहाँ की बजाय यहाँ सबमिट कर देगी। ठीक है, तो अगर आपका यहाँ पे मैंने क्या बताया कि आपका लोअर प्रेशर यहाँ पर क्रिएट होगा और यहाँ पर आपका हायर प्रेशर क्रिएट होगा, यानी कि यहाँ पर एयर नीचे की तरफ आएगी तो इस एरिया में कोई रेनफॉल नहीं होगी, और इस टाइम पे आपका जो मॉनसून है वो भी इंडिया के अंदर क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, वीक इंडिया मॉनसून हो जाएगा। यहाँ पर लोअर प्रेशर क्रिएट होने की वजह से आपकी एयर क्या करेगी, सॉरी, आपकी एयर ऊपर की तरफ राइज करेगी और यहाँ पे आपके क्लाउड फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे बारिश होगी। उस टाइम पे आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको बारिश देखने को मिलती है। तो दैट वाज अबाउट योर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। न्यूट्रल कंडीशन के अंदर जो जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। ठीक है, पॉजिटिव आईओडी के अंदर हमने क्या बात करी, देखो पॉजिटिव आईओडी के अंदर हमने बात करी कि मॉनसून क्या हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि अरेबियन सी के अंदर आपका क्या बनता है, लो प्रेशर बनता है। दूसरा नेगेटिव आईओडी के अंदर हमने बात करी कि आपका जो मॉनसून है वो वीक हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि आपका लो प्रेशर कहाँ बनता है, बे ऑफ बंगाल के अंदर बनता है। ठीक है, अरेबियन सी के अंदर आपका हायर प्रेशर बनता है। चलिए, अब लास्ट फिनोमेना है आपका मैडन जूलियन ऑसिलेशन। अब ये क्या है, इसको समझने के लिए देख लेते हैं। पहली बात तो इसको डिस्कवर किया था 1971 में रोनाल्ड मैडल एंड द पॉल जूनियर ने, उन्हीं के नाम पर इसको रखा गया है। ये क्या है आपका, आपकी एक सेल होती है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हाई प्रेशर लो प्रेशर, है ना। हाई प्रेशर पे आपकी एयर राइज करती थी, कूल डाउन होके कहीं ना कहीं वो सेटल डाउन करेगी, और सेटल डाउन होने के बाद वहां पर क्या बनाती है, हाई प्रेशर क्रिएट करती है और एयर मूव करती है हायर टू लो प्रेशर। तो ये जो आप कंप्लीट साइकिल देख रहे हो, इसको क्या बोलते हैं आप, आपकी, आप इसको सेल बोल सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए यही जो सेल है एयर की एक सेल, ऐसा माना जाता है कि एयर की यही एक सेल आपके ईस्टर्न, यहाँ पे आपका इंडियन ओशियन है, तो अफ्रीका के ईस्ट से मूव करती करती ये पैसिफिक ओशियन तक जाती है, और यही जो सेल है ना, ये मूव करती रहती है, इधर से चली और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गई, मतलब आपके पैसिफिक ओशियन तक पहुंच गई, फिर वापस आ गई। ये सेल ऐसे ही चलती रहती है, मतलब ये एक मास ऑफ एयर सर्कुलेशन है जो इसी तरीके से इधर से इधर मूव करता रहता है। ठीक है, और किसी चीज से डिस्टर्ब नहीं होता। तो अब सीधी सी बात है, अब जहां पर भी ये जो सेल का लोअर पॉइंट लाई करेगा वहीं पर वो बारिश कर देगा, और जहां पर सेल का हायर प्रेशर वाला पॉइंट लाई करेगा वहां पर रेनफॉल नहीं होगी। तो इंडिया के अंदर भी ऐसा ही होता है। तो अब देख लेते हैं इसको कैसे कवर करते हैं। अब मैंने ये बोला कि जो ये आपकी सेल है ये मूव करती है कहां से कहां तक, इट इज अ ईस्टवर्ड मूविंग पल्स। ठीक है, ये एक ईस्टवर्ड मूविंग पल्स है, क्लाउड प्रेसिपिटेशन का, विंड्स का, है ना, और ये 30 टू 60 डेज के पीरियड पे मूव करता रहता है। ये स्टार्ट करता है वेस्टर्न इंडियन ओशन से और ये फेड होता है ईस्टर्न पैसिफिक ओशन के अंदर। ठीक है, ये आपका इंडियन ओशन हो गया, दिस इज योर इंडियन ओशन, ये इंडियन ओशन का ईस्ट, ये इंडियन ओशन का वेस्ट। यानी बोल रहा है ये ऑसिलेशन आपकी यहां से शुरू होती है और फेड करती है ये पैसिफिक ओशन, ये पैसिफिक ओशन का ईस्ट, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन के अंदर। ठीक है, इसको दोबारा से रिलोकेट कर लेते हैं। बोल रहा है कि यहां से यहां तक, ये जो आपने सेल की अभी बात करी कि लोअर प्रेशर है और फिर लोअर प्रेशर से एयर राइज कर रही है, सिंक कर रही है हायर प्रेशर के ऊपर और फिर इधर मूव करिए, ये पूरी की पूरी सेल यहां से यहां ट्रैवल करेगी, यहां से पहले यहां जाएगी, फिर वापस वापस आएगी, फिर जाएगी, फिर वापस आएगी, और ये पूरा टाइम लेती है 30 टू 60 डेज इस साइकिल के अंदर। मतलब यहां से यहां जाने में 30 से 60 दिन का वक्त कंप्लीटली लेती है। अब जहां पर भी लोअर प्रेशर की लूप पड़ेगी वहीं पर क्या हो जाएगा आपका, और रेनफॉल इंक्रीज हो जाएगी। अब अगर ये 30 से 60 दिन का वक्त लेती है, कितना भी ले सकती है डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशंस, वो हर बार डिफरेंट डिफरेंट होगी। ठीक है, तो अगर मैं मान के चलूं कि भाई मिनिमम टाइम वो 30 दिन ले रही है, तो इंडिया का मॉनसून 120 दिन का होता है, 4 महीने का, आपका जून जुलाई अगस्त सितंबर का, है ना, 4 महीने का होता है। तो 120 दिन में अगर ये 30 दिन एक बार जाने में लेती है और वापस इंडिया के पास आपकी अगले 30 दिन में आएगी, तो यानी कि 4 बार ये इंडिया के पास आ सकती है, और 4 बार इंडिया के अंदर एक्सेस रेनफॉल मैडन जूलियन ऑसिलेशन की वजह से वो देखने को आपको मिल सकता है। तो ये थे आपके इम्पैक्ट्स की किस तरीके से आपका इम्पैक्ट करता है डिफरेंट योर फिनोमिनन, जैसे एल नीनो, ला नीना, इंडियन ओशन डायपोल एंड मैडल जूलियन ऑसिलेशन, किस तरीके से आपकी
इंडियन मॉनसून को इम्पैक्ट करती है। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। अब लास्ट में आपके पास 2 क्वेश्चन हैं जिन्हें आप आंसर करेंगे इन द कमेंट सेक्शन। योर फर्स्ट इज एल नीनो इज अ कॉम्प्लेक्स वेदर सिस्टम दैट अपीयर्स वंस इन 3 to dash years। इसका आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। एंड अनदर इज कि एल नीनो डेवलप इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल द टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।